नमस्कार। आज अपन इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ के अंदर तीसरा पार्ट लेकर आए हैं और आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख राजवंश। देखिएगा, राजस्थान के इतिहास के अंदर हम राजस्थान में जो होने वाले प्रमुख राजवंश हैं उनकी उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को लेकर आए हैं, जिसमें अपन आज पहले जो इस टॉपिक की बात करते हैं वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। देखिएगा, राजस्थान के अंदर जो राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में इतिहासकारों द्वारा जो अलग अलग मतभेद किए गए हैं उन मतों के अनुसार अपन आज चर्चाएं करेंगे। इनमें से मैंने क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से इस टॉपिक को आपके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके है, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए जो मत हैं उनमें कौन कौन से मत शामिल हैं। ऑप्शन: अग्निवंशीय उत्पत्ति का मत, दूसरा ब्राह्मण वंशीय उत्पत्ति, तीसरा सूर्य एवं चंद्रवंशीय उत्पत्ति, या डी उपयुक्त सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में इतिहासकारों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं अग्निवंशी मत की अगर बात करते हैं तो इसका जो प्रतिपादन करने वाले हैं वो चंद्रवर्दई, और चंद्रवर्दई ने बताया है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में उन्होंने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अंदर ऐसा लिखा है कि ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए एक हवन कुंड के माध्यम से कुछ प्रारंभिक 4 योद्धा उत्पन्न किए गए थे। इन 4 योद्धाओं के उन्होंने बात की है, जिसमें प्रतिहार की बात की है, परमार की बात की है, चालुक्य की बात की है और एक चौहान की बात की है। ठीक उसी प्रकार राजस्थान के अंदर राजपूती की उत्पत्ति के संदर्भ में दिए गए जो कॉन्सेप्ट थे उसमें अपन अग्निवंशी सिद्धांत की बात करते हैं, ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत की बात करते हैं, सूर्य एवं चंद्रवंशी उत्पत्ति सिद्धांत की बात करते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पर इन राजपूतों को विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के आधार पर भी बताया गया है कि राजपूत जो थे वो विदेशियों की संतान थे। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग यहाँ पर मत दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है उत्पत्ति के संदर्भ में दिए गए मतों में तो ये तीनों ही मत इसको दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है डी, क्या है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के काल को राजपूत काल किसने कहा है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी का काल राजपूत काल किसने कहा है। ये कहा है आपके ऑप्शंस बी विसेंट स्मिथ ने। ध्यान रखिएगा, विसेंट स्मिथ ने यहाँ पर 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी का जो समय पीरियड है, ठीक है, इसको इन्होंने कहा है राजपूत युग। क्या कहा है? राजपूत युग। तो राजपूत युग की संज्ञा अगर दी है तो वो दी है किसने? ये राजपूत युग की संज्ञा दी है विसेंट स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य मत कौन सा है। ध्यान रखिएगा, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अपने पास इतिहासकारों ने जो अलग अलग मत दिए हैं, इन मतों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर एक सर्वमान्य मत जो है इतिहासकारों ने निकाला है। उस सर्वमान्य मत के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है ब्राह्मण उत्पत्ति का मत, वैदिक आर्य के वंशज, विदेशी उत्पत्ति का मत, या फिर मिश्रित मूल का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है वो है कौन सा? डी, मिश्रित मूल का सिद्धांत। आइए अपन मिश्रित मूल के सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो मिश्रित मूल का जो सिद्धांत था वो एक इतिहासकार थे जिनका नाम था डीपी चट्टोपाध्याय। क्या था? डीपी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। और इनके अनुसार क्या है, राजपूत जो है वो मिला जुला रूप है, यानी कि राजपूतों के संदर्भ में कोई विदेशी जातियाँ थी वो भारत में आई, आक्रमण किया और यहीं रहकर बस गई, और यहीं रहने के बाद यहाँ के जो रीति रिवाज थे, यहाँ पर रहने के बाद यहाँ की जो स्त्रियाँ थी, इनकी महिलाएं थी, यहाँ से इन्होंने विवाह किया और इन दोनों के पश्चात जिन से जो संतान हुई इनका मिश्रण जो था वो राजपूत हुआ। यानी कि राजपूत की उत्पत्ति के संदर्भ में अब तो वर्तमान जो सोर्स बताते हैं वो सर्वमान्य मत ये बताते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वमान्य जो मत है वो है मिश्रित मूल का सिद्धांत। ठीक है, ये मत की अगर बात करें तो ये मत देने वाले हैं डीपी चट्टोपाध्याय। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में वैदिक आर्य का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि वो कौन सा इतिहासकार है जिसने बताया कि राजपूती की जो उत्पत्ति है वो वैदिक आर्यों से हुई है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन से इतिहासकार थे। तो क्वेश्चंस के जो अपने ऑप्शंस थे वो है ए डीपी चट्टोपाध्याय, बी दशरथ शर्मा, सी कर्नल जेम्स टोड और डी सीवी वैद्य। देखिएगा, इसका सही आंसर जो है वो है डी सीवी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य। इन चिंतामणि विनायक वैद्य ने ये कॉन्सेप्ट रखा है जिसके अनुसार बताया गया है कि राजपूत जो है वो वैदिक आर्यों की संतान है।
वैदिक आर्यों की संतान के संबंध में जो सीवी वेद द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, इसका समर्थन करने वाले एक सर्वप्रमुख इतिहासकार है जिनको कहा गया है GH ओझा। ध्यान रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में वैदिक आर्य के सिद्धांत का समर्थन करने वाला इतिहासकार कौन था, तो समर्थन करने वाला GH ओझा था, जबकि इस सिद्धांत को प्रदान करने वाला या प्रस्तुत करने वाला जो था वो था कौन, सीवी वैद्य। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, वो है राजस्थान के किस क्षेत्र से गुर्जर प्रतिहार वंश का संबंध रहा है। यहाँ से अपने गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है। तो राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संबंध था वो रहा है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, ए राजौरगढ़, बी बसंतगढ़, सी शाकंभरी और डी बैराठ। देखिएगा, अपन एक एक आंसर की तरफ चलते हैं। अगर अपन बेराट की बात करते हैं तो जैसा कि बेराट की अपन बात करें तो बेराट को आज वर्तमान के अंदर विराटनगर कहा गया है। विराटनगर जो आपके पड़ता है जयपुर में NH8 नेशनल हाईवे जो दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है, उस मार्ग पर स्थित है बेराट, और इसी बेराट को वर्तमान में विराटनगर कहा गया है। और यही विराट या विराटनगर में आपके एक भाबरू नामक गांव पड़ता है जहां पर अशोक के कुछ मौर्यकालीन अवशेष अर्थात शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो देखिएगा, बेराट जो कि मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। आगे कालांतर के अंदर अपन बात करते हैं तो बेराट जो था वो जयपुर रियासत के अंदर आता था और जयपुर में कच्छा वंश का शासन था। तो गुर्जर प्रतिहारों का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने शाकंभरी। शाकंभरी की अगर अपन बात करें तो शाकंभरी जो है, शाकंभरी के अंदर चौहान वंश थे। चौहानों की मूल स्थान शाकंभरी बताया गया है और शाकंभरी माता जो थी चौहानों की कुलदेवी के रूप में मानी गई है कहीं कहीं जगह। ठीक है, तो शाकंभरी भी नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन है वो है बसंतगढ़। ध्यान रखिएगा, बसंतगढ़ जो पड़ता है वो पड़ता है आपके सिरोही के अंदर। ठीक है, और ध्यान रखिए इससे पहले वाली जो सीरीज थी उसके अंदर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था कि राजस्थान के संदर्भ में राजस्थानी अद्वितीय शब्द जो है वो सबसे पहले किस शिलालेख के अंदर उत्कीर्ण किया गया, तो बसंतगढ़ शिलालेख की अपने चर्चा की थी। और बसंतगढ़ पड़ता है आपके सिरोही में, और सिरोही के अंदर देखा जाए तो सिरोही के अंदर परमार वंशी राजपूतों का शासन था। ठीक है, तो परमार वंशी शासक थे, उनका सिरोही के आसपास आबू देलवाड़ा वाले क्षेत्रों पर अधिकार रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है गुर्जर प्रतिहार, तो इसका सही आंसर जो है वो है राजौरगढ़। राजौरगढ़ एक ब्रांच जो थी गुर्जर प्रतिहारों की वो यहाँ पर स्थापित की गई थी। और ये वर्तमान के राजौरगढ़ की अगर बात करें तो ये उस समय राजौरगढ़ जो था वो अलवर क्षेत्र में आता था। ध्यान रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार की राजस्थान के अंदर खूब सारी शाखाएँ थी, जैसे कि इनकी एक शाखा थी भीनमाल के अंदर, भीनमाल, और भीनमाल पड़ता है आपके जालोर में, जालोर की शाखा। एक पड़ता है आपके राजौरगढ़ अलवर के अंदर। इसी प्रकार से अपन बात करें तो गुर्जर प्रतिहारों ने आगे निकलकर एक ऐसे बड़े भूभाग पर अधिकार किया था जैसे कि मंडोर गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी रही है। आगे चलकर अपन बात करें तो गुर्जर प्रतिहारों ने फिर भारत से बाहर निकलने के बाद राजस्थान से बाहर निकलने के बाद कन्नौज पर अपना अधिकार किया। कन्नौज इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण राजधानी रही और इनकी शक्ति का केंद्र भी बना। आगे चलकर कालांतर में इसी कन्नौज पर अधिकार को लेकर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिलते हैं। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संबंध है राजस्थान का इन निम्न स्थानों में से वो स्थान है राजौरगढ़ जो अलवर में पड़ता है, यहाँ से इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि भारत में होने वाले अरब आक्रमण में द्वारपाल की भूमिका किस राजवंश ने निभाई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। RPSC का जो सेकंड गेट का एग्जाम हुआ था 2016 की भर्ती, उसमें क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान का नहीं, भारत का वो कौन सा महत्वपूर्ण राजवंश था जिसने अरब से होने वाले आक्रमण की जो है रक्षा करने के लिए, भारत की रक्षा करने के लिए द्वारपाल की भूमिका के रूप में इन्होंने कार्य किया। ये अगर अपन भारत की अगर बात करें तो ये वाले जो इलाके थे अपने जहाँ पर से अरब आक्रमण आए थे, इन अरब आक्रमणकारियों की अगर बात करें तो 712 ईस्वी आपने देखा होगा भारत के पश्चिमी इलाकों के अंदर एक प्रांत पड़ता था सिंध। इस सिंध पर दाहिर सेन के शासनकाल के दौरान भारत पर अटैक किया गया था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। तो उस समय मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब आक्रमणकारियों की जो शुरुआत थी वो इस प्रांत से स्टार्ट हो चुकी थी। और ये वाला जो एरिया था गुर्जर प्रदेश या गुजरात के आसपास का क्षेत्र, ये पश्चिमी सीमाओं पर हमारा प्रतिहार वंश जो था वो आ चुका था। तो इन प्रतिहारों ने इन अरबों को भारत के इस सिंध प्रांत से अंदर की आने से रोकने का पूरा और सफल प्रयास किया। यही कारण है कि भारत को अरब आक्रमणकारियों से बचाने के लिए एक द्वारपाल की भूमिका के रूप में हम गुर्जर प्रतिहार वंश को जानते हैं।
इस प्रकार से देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहार जो थे वो भारत के द्वारपाल के रूप में स्थापित हुए। आगे अपन बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो अपने आप में एक रघुवंशी है। रघु अर्थात सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है वो रघु। और रघु की अगर बात करें तो रघुकुल के अंदर जन्म लेने वाले भगवान श्री राम है। तो प्रतिहार वंश जो शासक है वो अपने आप को क्या कहते थे, भगवान श्री राम के प्रतिहार। ठीक है, तो श्री राम के वंशज जो थे वो प्रतिहार थे। इस हिसाब से देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहारों का जो संबंध है वो रघुकुल से है। आगे अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण शासकों की, जिसमें अपन बात करेंगे महेंद्रपाल की, अपन बात करेंगे महिपाल की, जिनको इतिहासकारों ने या उनके साहित्यिक ग्रंथों के अंदर उनको रघुकुल मुकुटमणि, रघुकुल जो अपने क्या बोले सॉरी रघुकुल मुकुटमणि या रघुकुल चूड़ामणि की उपाधियों से विभूषित किया गया है। इसका मतलब वो ये स्वीकार करते हैं कि वो भगवान श्री राम के क्या है, द्वारपाल है, और उनके वंश की शोभा बढ़ाने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो है राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अग्निवंशी सिद्धांत के अनुसार क्या है। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अग्निवंशी सिद्धांतों के अनुसार क्या है कि राजपूत वंश का जो सही क्रम है वो क्या है, यानी कि अग्नि हवन कुंड के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाले राजपूत योद्धाओं का सही क्रम पूछा है इसमें। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। ये MLSU मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित जो BA थर्ड ईयर के जो सिलेबस है उसमें 2018 की भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से अग्निवंशी सिद्धांत के आधार पर सही क्रम कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, ऋषि वशिष्ठ द्वारा जो आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था, उस यज्ञ के अंदर जो ये देवताओं का यज्ञ जो थे उन पवित्र यज्ञ को अपवित्र करने के लिए राक्षस या असुर जो थे वो मलमूत्र त्याग कर क्या करते थे, इनको अशुद्ध कर देते थे। तो ऐसे समय में ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था, एक हवन कुंड का आयोजन करवाया गया, और ऋषि वशिष्ठ ने उस समय 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया था, जिनका सही क्रम है। सबसे पहले उन्होंने प्रतिहारों को नियुक्त किया, यानी कि प्रतिहार जो थे वो सबसे पहले यहाँ पर उत्पन्न हुए थे इस हवन कुंड से। फिर परमारों की बारी आई, फिर सोलंकी की बारी आई। सोलंकी को चालुक्य भी कहा जाता है। आपके अंदर अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में आप कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो शायद चालुक्य संभाल रहे होंगे, और चालुक्य संभालते संभालते आपका ऑप्शन हो सकता है कहीं चालुक्य सोलंकी परमार और चौहान हो सकता है, या फिर चौहान परमार चालुक्य प्रतिहार हो सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी 4, यानी कि सबसे पहले कौन आए थे, प्रतिहार। प्रतिहारों के पश्चात अगर देखा जाए तो फिर आए थे आपके परमार, और परमार के बाद अगर कोई आता है तो वो आते सोलंकी, जिनको आप चालुक्य भी कहते हो। ठीक है, क्या कहते हो, चालुक्य। फिर आता है आपके अंतिम आते हैं चौहान। ध्यान रखना, चौहान जो है वो चौथे योद्धा थे जो धनुर्विद्या को लेकर उत्पन्न हुए थे। चासे जी की अपन बात करेंगे, चाहमान भी इनको कहा गया है, जिसको जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में एक अलग ही व्याख्या करके प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से 4 योद्धाओं के अंदर से सबसे पहले प्रतिहार आए, उसके बाद परमार, उसके बाद सोलंकी, उसके बाद चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, नागभट्ट, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज, या फिर मिहिर भोज। देखिएगा, अगर अपन बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक की, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक की अगर देखा जाए तो इसमें 2-3 चीज़ें निकल कर आती है। जैसे कि गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर बात करें तो सबसे पहला जो व्यक्ति मिलता है इसके अंदर, जिसके बारे में उल्लेख मिलता है, उसका नाम मिलता है हरिश्चंद्र। ऐसा उल्लेख मिलता है, अपने पास एक लेख मिलता है जो है घटियाला शिलालेख। ये घटियाला शिलालेख जिसका टाइम पीरियड ऐसा बता रखा है 861 घटियाला। इस घटियाला शिलालेख के अंदर ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो गुर्जर प्रतिहार है वो कोई हरिश्चंद्र नामक एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी कोई 2 पत्नियां थी, एक पत्नी थी ब्राह्मण और एक थी क्षत्रिय। क्षत्रिय जो पत्नी थी उसका नाम भद्रा था। क्या नाम था, भद्रा। और भद्रा से जो संतानें उत्पन्न हुई वो क्या थे, वो क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। और इन्हीं क्षत्रिय प्रतिहारों के जो आगे चलकर वंशज हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण वंशज हुए थे नागभट्ट। नागभट्ट, जिसको नागभट्ट प्रथम भी कहा गया है, और नागभट्ट प्रथम ही इन गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके सामने जो क्वेश्चंस है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, तो वो है नागभट्ट, जिसको नागभट्ट प्रथम भी कहा गया है, जो कि इस प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है।
लेकिन कालांतर में अपन उस वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, वास्तविक संस्थापक जो था वो रियल फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार एम्पायर, तो वो था आपके वत्सराज। इसको वास्तविक संस्थापक कहा गया है। क्या कहा गया है? वास्तविक संस्थापक। जबकि सिर्फ और सिर्फ संस्थापक अगर बात करें तो संस्थापक किसको कहा गया है? आपके केवल नागभट्ट को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम्स था, उस सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मलेच्छों का नाशक, अर्थात मलेच्छ बोले तो अरब, जो भारत के बाहर से आए थे मुस्लिम आक्रमणकारी, उनके लिए इतिहासकारों ने एक शब्द प्रयोग किया है और वो शब्द है मलेच्छ। यानी कि मलेच्छ जो है वो उन मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए शब्द प्रयोग में किया गया है जिनका नाश करने वाला जो शासक था वो था नागभट्ट प्रथम। और इसका ये उल्लेख किस प्रशस्ति में किया गया है, जिसके बारे में ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, मंडोर प्रशस्ति, बी ग्वालियर प्रशस्ति, सी नौसारी अभिलेख, या डी प्रयाग प्रशस्ति। देखिएगा इसका सही आंसर जो है वो है ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति जो है मिहिर भोज के शासनकाल में उत्कीर्ण करवाई गई थी और इसी प्रशस्ति के अंदर ऐसा उल्लेख मिलता है कि नागभट्ट प्रथम ने मलेच्छों का नाश किया था और उस समय भारत की रक्षा की थी। इसी ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर इस नागभट्ट प्रथम के लिए एक शब्द और प्रयोग में लिया गया है और वो प्रयोग में किया गया है नागभट्ट प्रथम के लिए नारायण। क्या कहा गया है? नारायण। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर इसको मलेच्छों का नाशक भी बताया गया है, जबकि इसी नागभट्ट प्रथम के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है और नारायण। यानी कि आपसे कभी पूछा जाए कि मलेच्छों का नाशक और नारायण के जो विरुद्ध अर्थात उपाधि धारण करने वाला कोई शासक था तो वो था कौन? नागभट्ट प्रथम। और ये उपाधि किस में दी गई है? तो ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस प्रतिहार शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि अगर देखें अपन तो भारत के अंदर जो ये कन्नौज का जो प्रांत था उत्तर प्रदेश के अंदर, इस कन्नौज के अंदर हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई थी 647 में, 647, तो इसी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए भारत की 3 शक्तियां जो थी 3 कोणों से निकल कर आती है और उस पर अटैक करती है, जिसमें दक्षिण से आने वाली एक शक्ति थी जिसका नाम था राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट जो थे वो दक्षिण से आए थे कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। पश्चिमी दिशाओं से अगर देखा जाए तो ये वाला जो एरिया था वो प्रतिहारों का था, जबकि पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व के अंदर एक वंश था और वो वंश था पाल वंश। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जो थी वो सबसे पहले प्रतिहार नरेश द्वारा की गई थी और वो प्रतिहार नरेश था वत्सराज, जिसने कन्नौज पर अधिकार किया था। और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उसने त्रिपक्षीय संघर्ष में एक पाल वंशी शासक धर्मपाल को पराजित किया था और धर्मपाल को पराजित करने के पश्चात इस त्रिपक्षीय संघर्ष को जो था वो प्रारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी जो थे वो किसके दरबारी लेखक थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, वत्सराज, नागभट्ट, मिहिर भोज या महिपाल। ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है उद्योतन सूरी, जिन्होंने कुवलय माला नामक ग्रंथ लिखा था। कुवलय माला नामक ग्रंथ के लेखक जो थे वो वत्सराज के दरबारी कवि हुआ करते थे। दरबारी कवि या दरबारी लेखक जिन्होंने क्या लिखा है? कुवलय माला नामक ग्रंथ। और यही कुवलय माला जो था, कुवलय माला, ये जो ग्रंथ था ये इन्होंने जालोर के अंदर लिखा था और जालोर के अंदर एक स्थान पड़ता है वो है भीनमाल। कौन सा माल? भीनमाल। तो भीनमाल नामक स्थान पर इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था और इसी ग्रंथ के अंदर इनकी वत्सराज से रिलेटेड कुछ जानकारियां दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर देखा जाए कन्नौज को जीत कर राजधानी बनाने वाला प्रतिहार नरेश कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था आरपीएससी के एग्जाम द्वारा। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन था कि कन्नौज को जीतकर राजधानी बनाने वाला प्रतिहार नरेश कौन था? ध्यान रखिए, कन्नौज को जीतने वाला जो प्रतिहार नरेश था वो था नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था और उस समय प्रतिहारों की शक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र निकल कर आई थी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वो है, किस लेख में उल्लेख मिलता है कि जिस प्रकार
पतंगे अग्नि में गिरकर नष्ट होते हैं, ठीक वैसे ही उसके शत्रु भी उसकी ओर खींचे चले आते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक प्रतिहार नरेश के लिए कहा गया था कि उसके जो शत्रु थे वो पतंगे के समान अग्नि की तरफ आकर्षित होकर जिस प्रकार से गिरते हैं, ठीक उसी प्रकार उसके शत्रु भी क्या करते हैं, उसकी तरफ आकर आकर्षित होते हैं और फिर बाद में नष्ट हो जाते हैं। और ये जो चीज़ है ये लिखी गई है अपने नागभट्ट द्वितीय के लिए। और नागभट्ट द्वितीय की अगर बात करें तो नागभट्ट द्वितीय जो था वो एकदम शक्तिशाली शासक था, और उसी शक्तिशाली शासक के लिए ऐसा कहा गया है कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो एक पतंगे के समान आते थे और अग्नि समान उस नागभट्ट द्वितीय के समक्ष आते और उससे युद्ध में पराजित हो जाते थे। तो इस प्रकार से ये जो उल्लेख मिलता है, ये जो जानकारी दी गई है वो दी गई है अपने ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर। और ग्वालियर प्रशस्ति ही अपने पास ऐसा महत्वपूर्ण सोर्स है जिससे गुर्जर प्रतिहारों के वंशावलियों का, उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का हमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा में जल समाधि लेने वाला प्रतिहार नरेश कौन था। आरपीएससी 2018 सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन वापस पूछा गया था कि गंगा में जल समाधि लेने वाला प्रतिहार नरेश कौन था। तो ध्यान रखिएगा, नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय पहला ऐसा शासक था जिसने सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। कालांतर में यही नागभट्ट जो था जिसने क्या कर लिया था, अपने जीवन के अंतिम समय के अंदर इसने अपना जो राजपाट था उसका त्याग कर दिया और फिर बाद में गंगा जल नदी के अंदर इन्होंने समाधि ले ली थी। यही वो नागभट्ट द्वितीय है जिसने आगे चलकर जो एक शासक हुआ करते थे राष्ट्रकूट वंशी, ठीक है, उस राष्ट्रकूट वंशी शासक गोविंद तृतीय से इन्होंने युद्ध किया था। हालांकि उस युद्ध के अंदर ये पराजित हो गए थे। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट नरेश ने इनको पराजित कर दिया था, लेकिन अपनी पराजय का बदला फिर बाद में इन्होंने लिया और कन्नौज को इन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। गंगा में जल समाधि लेने वाला जो राजपूत नरेश था, प्रतिहार नरेश, वो कौन था, नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाने वाला प्रतिहार नरेश कौन था। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो वो कन्नौज को जीतकर राजधानी बनाने वाला नागभट्ट द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस साहित्यिक ग्रंथ में नागभट्ट द्वितीय द्वारा गंगा जल में समाधि लेने का उल्लेख किया गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन निकल कर आया है कि गंगा नदी के अंदर जो जल समाधि ली थी, इस बात की जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, प्रभावक चरित्र, कुवलयमाला, हर्ष चरित्र या राजतरंगिणी। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है प्रभावक चरित्र। प्रभावक चरित्र जो ग्रंथ है, इस प्रभावक चरित्र के अंदर हमें उल्लेख मिलता है कि नागभट्ट द्वितीय जो था उन्होंने क्या किया था, अंतिम समय में यानी कि 833 के आसपास 833 के आसपास इन्होंने क्या कर दिया, गंगा नदी के अंदर अपनी जल समाधि ले ली थी और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया था। और इस बात की जानकारी प्रभावक चरित्र के अंदर दी गई है। और प्रभावक चरित्र का जो लेखक है उसका नाम है चंद्रप्रभ सूरी। क्या नाम है, चंद्रप्रभ सूरी। कई जगह कुछ किताबों में इसको चंद्रप्रभा भी दे रखा है। तो चंद्रप्रभा सूरी ने अपने ग्रंथ प्रभावक चरित्र के अंदर इस बात की जानकारी दी है। अतिरिक्त अगर अपन बात करें कुवलयमाला, जैसे कि अपन ने बात की थी, वत्सराज के शासनकाल के अंदर लेखक था उद्योतन सूरी, जिन्होंने कुवलयमाला नामक ग्रंथ लिखा था। हर्ष चरित्र जो कि सम्राट हर्ष के शासनकाल के अंदर था, जिसने हर्ष चरित्र लिखी, हर्ष की जीवनी इसके अंदर है। राजतरंगी कल्हणी द्वारा लिखी गई है, जिसको कहा गया है नदियों का इतिहास, अर्थात कश्मीर के बारे में जानकारी दी गई है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं 17, किस इतिहासकार ने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु कहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिहिर भोज इस गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली और महानतम शासक माना जाता है और इस वंश का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने गद्दी के लिए अपने पिता की हत्या की थी, अर्थात पितृहंता भी इसको कहा गया है। मिहिर भोज को पितृहंता, पिता का हत्यारा। तो ये मिहिर भोज जो है इसको इस्लाम का शत्रु भी कहा गया है और ये कहने वाला एक इतिहासकार था। उस इतिहासकार का जो नाम है वो है सुलेमान। सुलेमान इतिहासकार ने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताया है क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत के अंदर इस्लाम धर्म के जो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे, उन सभी आक्रमणकारियों को पराजित भी किया। यहाँ तक कि इनके बारे में सुलेमान ने इतना लिखा है कि उन्होंने, मिहिर भोज ने उन मुसलमानों को वापस मार मार कर पुनः हिंदू के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तो मिहिर भोज ऐसा शक्तिशाली शासक था जिसके शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान ने इस बात को स्वीकार किया कि वह व्यक्ति जो था वो इस्लाम का शत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्भय राज, ये निर्भय नरेंद्र, ध्यान रखिएगा,
निर्भय राज या निर्भय नरेंद्र के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि उस प्रतिहार नरेश के बारे में बताना है कि जिसने निर्भय राज या निर्भय नरेंद्र की उपाधि को धारण किया था। तो ये जो शासक था वो था आपके बी, महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम जो है इसको निर्भय राज या निर्भय नरेंद्र की उपाधि के नाम से विभूषित किया गया है। इसी व्यक्ति की बात करें तो इस व्यक्ति को गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर रघुकुल क्या कहा गया है? रघुकुल चूड़ामणि। रघुकुल चूड़ामणि। चूड़ा का मतलब होता है सिर, सिर के ऊपर जो बनी हुई है शिखा, ठीक है। जैसे भगवान श्री राम के अंदर जो चूड़ा है, ठीक है, उस चूड़ा के ऊपर एक मणि जो धारण होता है, ठीक उस मणि के समान है। यानी कि इन्होंने रघुकुल जो वंश था उसकी मर्यादा को और सुशोभित किया, बढ़ाया। और निर्भय राज, किसी भी व्यक्ति, किसी भी शत्रु का इनको डर नहीं था, इसीलिए इनको कहा गया निर्भय राज अर्थात निर्भीक राजा। नरेंद्र जो इसी का एक पर्यायवाची शब्द है, नरेंद्र यानी कि शासक। तो निर्भय नरेंद्र या निर्भय राज की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वो था महेंद्रपाल, जिसको गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर रघुकुल चूड़ामणि या निर्भय नरेंद्र या निर्भय राज के रूप में भी जाना गया है। हालांकि कुछ शिलालेखों के अंदर इसी के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, वो है परम भट्टारक। कौन सा? परम भट्टारक। परम भट्टारक इसकी उपाधि थी। परम भट्टारक के साथ साथ इनको परम भागवत भी कहा गया, अर्थात भागवत धर्म को स्वीकार करने वाला है, भागवत धर्म को मानने वाला परम भागवत। और इसके अतिरिक्त इनको कहा गया महाराज अधिराज, अर्थात इनकी जो उपाधि हो गई है वो हो गई परम भट्टारक, परम भागवत, महाराज अधिराज इनको कहा गया है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इनके दरबार के अंदर एक प्रमुख व्यक्ति भी थे जिनका नाम था राजशेखर। इन राजशेखर को इन्होंने अपना गुरु माना था। ध्यान रखिएगा, राजशेखर जो थे वो इनके दरबार में थे और राजशेखर को ये अपना गुरु स्वीकार करते थे। कालांतर में अपन बात करेंगे तो राजशेखर जो था उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे, जैसे कि कर्पूर मंजरी एक इनका ग्रंथ है। कर्पूर मंजरी के साथ साथ काव्य मीमांसा एक ग्रंथ है। विद्वशाल भंजी का बाल भारत, बाल रामायण आदि इनके द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है अरब यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अल मसूदी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड द्वारा जो हिस्ट्री का हमारा एग्जाम्स था उस हिस्ट्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था ये कि अल मसूदी जो था वो किसके शासनकाल के अंदर भारत आया था। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, महेंद्रपाल, महीपाल, राज्यपाल या महेंद्रपाल द्वितीय। सही आंसर है इसका महीपाल। महीपाल के दरबार के अंदर आने वाला अल मसूदी जो था लगभग 915 ईस्वी के आसपास ये आया था भारत में। और इसी 915 ईस्वी के आसपास आने वाले अल मसूदी ने उस समय भारत में होने वाले कुछ जो प्रतिहार शासनकाल के दौरान उनकी सामाजिक जो दशा थी उनका उल्लेख भी किया है। साथ साथ इस अल मसूदी ने ही आगे चलकर महीपाल के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय प्रतिहार नरेश कौन था? मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के दौरान अगर देखा जाए तो महमूद गजनवी जो था, जो तुर्की आक्रमणकारी भारत के अंदर आया, जिसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए थे। और इन 17 बार आक्रमणों के अंदर उसने कई बार भारत के उन वे जो ऐतिहासिक स्थल अर्थात अपने जो स्थापत्य कला से रिलेटेड बात करते हैं मंदिरों की, हिंदू मंदिरों की, इन मंदिरों को इन्होंने ध्वस्त किया था। इन आक्रमणों के अंदर उसने एक आक्रमण किया था लगभग 1018 के आसपास, जो किया था इसने कन्नौज पर। कन्नौज जिसको कान्यकुब्ज भी कहा गया है। तो इस कन्नौज आक्रमण के समय महमूद गजनवी जब अटैक किया था तो उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का जो एक शासक था, उस शासक का जो नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश का, उसका नाम था राज्यपाल। ठीक है, और ये राज्यपाल वह शासक था जब महमूद गजनवी के आक्रमण के समय अपनी राजधानी को छोड़कर भाग गया था, कन्नौज को। लेकिन कन्नौज को भागने के पश्चात इस महमूद गजनवी ने कन्नौज को लूटा, वहाँ के मंदिरों को नुकसान पहुँचाया। लेकिन राज्यपाल के बारे में जब इस सूचना को आगे एक चंदेल शासक हुआ करते थे मध्य प्रदेश के अंदर, चंदेल वंशी शासक, उन चंदेल वंशी शासक जिसका नाम था विद्याधर, उस विद्याधर को सूचना मिलती है कि राज्यपाल जो था, ये राज्यपाल गजनवी के आक्रमण से भयभीत होकर राजधानी छोड़कर चला गया। तो कालांतर में उसी चंदेल शासक ने इस राज्यपाल की हत्या कर दी थी, ताकि कालांतर के अंदर इस प्रकार के जो डरपोक शासक है वो जन्म ना ले। हालांकि जब आगे चलकर इस गजनवी को इस बारे में पता लगा तो गजनवी ने फिर
एमपी के अंदर उस चंदेल वंशी शासक विद्याधर के ऊपर भी अटैक किया था। फिर ऐसा उल्लेख मिलता है कि दोनों के बीच में कई दिनों के संघर्ष के पश्चात संधि भी हो चुकी थी और उसके बाद महमूद गजनवी जो था वो यहाँ से धनराशि लेकर पुनः लौट गया था। तो ध्यान रखिएगा, गजनवी के आक्रमण के समय उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था, तो वो था राज्यपाल। नेक्स्ट है रघुकुल मुकुटमणि। अभी देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था रघुकुल चूड़ामणि। रघुकुल मुकुटमणि की उपाधि जो है वो किसी अलग नरेश को दी गई है। तो रघुकुल मुकुटमणि की अगर बात करें तो रघुकुल मुकुटमणि कहा गया है महिपाल को। महिपाल जो कि शासक था गुर्जर प्रतिहार का, तो इसको रघुकुल मुकुटमणि कहा गया है। जबकि महेंद्रपाल की अगर बात करें तो उसको कहा गया है चूड़ामणि, उसको कहा गया है रघुकुल चूड़ामणि, जबकि रघुकुल मुकुटमणि कहा गया है किसको, महिपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजशेखर किसका दरबारी कवि हुआ करता था। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया राजशेखर जो था ये राजशेखर महेंद्रपाल का गुरु हुआ करता था। क्या था, गुरु। महेंद्रपाल जो है वो राजशेखर को अपना गुरु मानते थे, लेकिन राजशेखर जो थे वो राज दरबारी जो थे वो थे किसके, महिपाल के। महिपाल के राज दरबारी हुआ करते थे और महिपाल के राज दरबार के अंदर ही इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि राजशेखर ने ही महिपाल को आर्यव्रत जो था, राजशेखर ने महिपाल को क्या कहा था, आर्यव्रत का अधिराजा, यानी कि महाराज अधिराज, महाराज अधिराज, यानी कि इस बात को स्वीकार कर रहा है राजशेखर कि उस समय आर्यव्रत का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था उसका नाम महिपाल था। इसी तरह से अगर देखा जाए तो इस राजशेखर द्वारा एक ग्रंथ और लिखा गया था जिसका नाम था प्रचंड पांडव। क्या नाम था, प्रचंड पांडव। इस प्रचंड पांडव नामक ग्रंथ के अंदर ही महिपाल से जो संबंधित युद्ध हैं उन युद्धों की जानकारी भी मिलती है और उसके विजय अभियानों की भी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर लेख। ग्वालियर लेख के अंदर किस गुर्जर प्रतिहार वंशी शासक को आदिवराह कहा गया है, आदिवराह। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर प्रशस्ति जो है ये ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज के शासनकाल में लिखी गई थी और मिहिर भोज के शासनकाल के अंदर लिखी गई इस प्रशस्ति के अंदर बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, जैसे कि वत्सराज के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो नागभट्ट प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है, नागभट्ट द्वितीय के बारे में भी इसकी जानकारी मिलती है। और आदिवराह की अगर अपन बात करें तो ये आदिवराह जो है वो कहा गया है किसको, नागभट्ट द्वितीय को। नागभट्ट द्वितीय जिसने अपने सिक्कों पर क्या आदिवराह जो था वो उल्लेखित करवाया था, सॉरी आदिवराह नहीं, आदिवराह की जो उपाधि है वो की गई थी किसके द्वारा, ये आदिवराह की जो उपाधि थी वो थी मिहिर भोज की। किसकी थी, मिहिर भोज। और मिहिर भोज ही वो शासक था जिसने अपने चांदी के सिक्के, किससे, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्कों के ऊपर आदिवराह की और एक प्रभास की उपाधि को इन्होंने धारण किया था। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रतिहार नरेश जो था वो कौन था, मिहिर भोज, जिसने ग्वालियर लेख के अंदर अपनी जानकारी को उल्लेखित करवाया है। नेक्स्ट ग्रंथ है कोलेमलाल नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो अभी मैंने आपको पहले बताया था, अपना जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था, उद्योतन सूरी, जिन्होंने कोलेमाला लिखी, वत्सराज का दरबारी कवि हुआ करता था। और ये जो ग्रंथ था इन्होंने भीनमाल में लिखा है, भीनमाल प्रताप के जालोर में। और भीनमाल की अगर बात करें तो भीनमाल जो था, इस भीनमाल को एक चीनी यात्री हुआ करता था, उस चीनी यात्री की अगर बात करें उसका नाम था हेनसोंग। क्या नाम था, हेनसोंग। इस हेनसोंग ने इस भीनमाल को पीलो मोलो, क्या कहा है, पीलो मोलो। तो हेनसोंग ने भीनमाल के लिए एक शब्द प्रयोग किया है, वो क्या है, पीलो मोलो। जबकि गुर्जर प्रदेश जो था, यानी गुर्जर प्रतिहार, इन गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर जाति बताया और गुर्जर जाति के लिए इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है और वो किया है जुर्ज। क्या किया है, जुर्ज। जुर्ज का मतलब होता है गुज्जर, यानी कि प्रतिहारों को किसका वंशज बताया, गुज्जरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्वशाल भंजिका। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। विद्वशाल भंजिका नामक ग्रंथ है वो किसने लिखी है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, राजशेखर, जिन्होंने विद्वशाल नामक भंजिका नामक ग्रंथ जो था वो लिखा। इसके अतिरिक्त उनकी अन्य रचनाओं में कर्पूर मंजरी की अपन ने बात की थी, काव्य मीमांसा की बात करी थी, बाल भारत या बाल रामायण की अपन ने बातें की थी। ये आज के अंदर, आज का जो अपना टेस्ट था, इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर अपन ने देखा था गुर्जर प्रतिहार और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जिसमें अपन ने
ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व किया था। देखिएगा, ये गुर्जर प्रतिहार वंश की सीरीज़ के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो थी मैंने आपको बताई। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कुछ अन्य जानकारी में, जैसे कि एक इस्लाम का शत्रु मैंने आपको पहले ही बताया था, इस्लाम का शत्रु कहलाया था गुर्जर प्रतिहार वंश का, और ये कहने वाला था इतिहासकार सुलेमान, अरब यात्री था। और इस अरब यात्री सुलेमान ने किसको कहा था इस्लाम का शत्रु? तो वो कहा था किसको? मिहिर भोज को। तो मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु किसने कहा है? तो वो कहा है सुलेमान ने। इसी प्रकार से अगर बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो थे वो द्वारपाल की भूमिका के रूप में जाने गए हैं अपने भारत के लिए। द्वारपाल की जो भूमिका थी वो इन्होंने अदा की थी। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने भाग लिया था। ये त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 6 चरणों में हुआ था। इस चरणों के अंदर 3 चरण जो थे वो प्रतिहार ने जीते थे, कुछ चरण जो है वो राष्ट्रकूटों ने जीते, लेकिन अंतिम विजय जो थी वो प्रतिहारों को मिली। इन प्रतिहारों ने फिर बाद में कन्नौज पर अधिकार किया, और कन्नौज पर अधिकार करने के पश्चात इसको अपनी राजधानी